नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 महीने से तालिबान अफ़गानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा रहा है और अफ़गानिस्तान की सरकार अपना कंट्रोल खो रही है। न्यूज़ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग 90% अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स तालिबान के हाथ में आ चुके हैं। आखिर कौन है ये तालिबान वाले और कहाँ से ये उभर कर आए? ओसामा बिन लादेन इस स्टोरी में कहाँ पर आता है? क्यों यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी थी अफ़गानिस्तान में? ये जानते हैं इतिहास के इस खौफनाक मंजर को इस वीडियो में। 30 जुलाई 2021। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कहानी को 1979 से शुरू करूँगा। 1979 में अफ़गानिस्तान के लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया जाता है। इसी के साथ ही सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में एंटर करता है। तारकी खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्हें मारा भी एक कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा ही गया था और इनका नाम था हफीज़ुल्लाह आमीन। हफीज़ुल्लाह आमीन ने पहले अरेस्ट किया तारकी को और फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया। अफ़गानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 2 हिस्सों में बंट चुकी थी और इनके बीच में भी काफ़ी फाइटिंग चल रही थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तारकी खुद काफ़ी इनोसेंट थे, उन्होंने भी हफीज़ुल्लाह आमीन को मारने की कोशिश की थी। कम्युनिस्ट के बीच में तो फाइटिंग चल ही रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट और इस्लामियों की भी लड़ाई हो रही थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और इसी समय के अराउंड 1979 में ही अफ़गानिस्तान के एक पड़ोसी देश ईरान में भी रेवोल्यूशन हुई और जिसे कहा जाता है 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। एक्चुअली ईरान देश की सिचुएशन अफ़गानिस्तान देश की सिचुएशन से बिल्कुल सिमिलर थी। एक तरफ इस्लामिस्ट थे और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट थे। ईरान के राजा मोहम्मद रेज़ा मॉडर्निज़्म और सेकुलरिज़्म में विश्वास करते थे और ये अपने देश के लिए बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लेके आए थे सेकुलरिज़्म के साथ साथ। बट एट द सेम टाइम इन्हें सत्ता का भी बहुत लालच था और इसी लालच में आकर इन्होंने अपने अपोजिशन में खड़े हुए प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया और अपोजिशन वॉइसेस को बिल्कुल दबा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आउटलो करवाया और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। और इसी दौरान एक रेवोल्यूशन हुई और 1979 में इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया ईरान पर। ईरान में ये सब होते देख हफीज़ुल्लाह आमीन जो कि कम्युनिस्ट थे, उन्हें डर लगा कि अफ़गानिस्तान में भी कहीं इस्लामिस्ट टेक ओवर ना कर लें। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्हें लगा कि रिलीजियस कंजर्वेटिव लोगों को इकट्ठा कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मॉस्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी और अपनी स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, कुरान की कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कराया। और ये सब कुछ कम्युनिस्ट होने के बावजूद हुआ, क्योंकि ये चाह रहे थे कि इस्लामिस्ट को किसी तरह से अपनी साइड में ले आएं। लेकिन जनता इनकी विरोधी थी और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इन्हें एक्चुअली एक सेमी साइकोपाथ कंसीडर किया जाता है अफ़गानिस्तान में। एक सिमिलर चीज़ आप इन सभी नेताओं में कंसीडर करेंगे, चाहे वो हफीज़ुल्लाह आमीन हो, तारकी हो या फिर मोहम्मद रेज़ा हो। ये चाहे बाहर से कोई भी आइडियोलॉजी दिखाएं, लेकिन पीछे से इनमें ग्रीड फॉर पावर देखने को मिलता है। सत्ता में आने के बाद ये अपनी आइडियोलॉजी को काफ़ी हद तक ट्विस्ट कर सकते हैं। डिक्टेटर्स कोई भी एक्सक्यूज़ बना सकते हैं पावर में रहने के लिए, और यही चीज़ सोवियत यूनियन में भी देखने को मिली थी। जब लेनिन ने पावर खोई थी तब स्टालिन ने अपने अपोनेंट का मर्डर करवा दिया था। तो कहानी में आगे हुआ क्या कि दिसंबर 1979 में, इससे पहले कि इस्लामिस्ट टेक ओवर कर पाते अफ़गानिस्तान पर, सोवियत यूनियन ने इंटरवीन कर लिया अपनी फोर्सेस भेजकर। सोवियत यूनियन ने अपनी फ़ौज भेजकर हफीज़ुल्लाह आमीन को मरवा दिया। इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल रीज़न था और दूसरा जियोपॉलिटिकल रीज़न था। आइडियोलॉजिकल रीज़न ये था कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी कम हो रही थी और बदनाम हो रही थी हफीज़ुल्लाह आमीन की वजह से। सोवियत यूनियन कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है और सपोर्ट देना चाहता था। और जियोपॉलिटिकल रीज़न ये था कि कोल्ड वॉर जारी थी सोवियत संघ और यूएसए के बीच में। अगर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अपना हक जमाएगा तो एक और देश
सोवियत यूनियन के अंडर आ जाएगा और यूएसए के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा होगा सोवियत यूनियन के लिए। तो हफीज़ुल्लाह आमीन के मरने के बाद बारबरा करमल को हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया अफ़गानिस्तान में। ये भी एक शावर रेवोल्यूशन के लीडर थे। पावर में आने के बाद इन्होंने 2700 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करवा दिया और रेड कम्युनिस्ट फ्लैग को रिप्लेस कर दिया एक अपने नए फ्लैग से। इसके अलावा फ्री इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की प्रॉमिस की गई और फाइनली ऐसा लगने लगा कि अफ़गानिस्तान में शांति आने वाली है और अफ़गानिस्तान एक सही दिशा में अब आगे बढ़ेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान को ऐसे देखकर यूएसए कैसे चुप बैठ सकता है। यूएसए को दिख रहा था कि सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है और इसके साथ ही साथ वियतनाम और इथोपिया जैसे देशों में भी सोवियत यूनियन ने बड़ा ह्यूमिलिएट किया था अमेरिका को। अमेरिका इस कोल्ड वॉर में एक कदम नीचे दिखने लगा था और अमेरिका ने सोचा कि वो अफ़गानिस्तान को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे रिवेंज लेने के लिए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। और अब कैसे ये रिवेंज ली जाए? ये रिवेंज अमेरिका ने ली अपोजिशन लीडर के मुजाहिदीन को सपोर्ट करके। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश ऑलरेडी मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन अब अमेरिका ने भी साथ में हाथ मिला लिया ये सब करने के लिए। CIA ने अपना लार्जेस्ट एवर सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया ये करने के लिए, जिसे इन्होंने नाम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने बाद में एक कॉन्फ्रेंस किया कि कैसे उस टाइम के US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऑथराइज्ड करी थी सीक्रेट एड $5 लाख की, जो कि मुजाहिदीन को दी थी 3 जुलाई 1979 में। US में सत्ता बदलने के बाद भी मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग दी गई मुजाहिदीन को। रॉबर्ट रोगन के पावर में आने के बाद भी ये सब हुआ। अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान ISI, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी M16 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट को सपोर्ट करने लगा। कौन थे ये मुजाहिदीन? स्टार्टिंग में ये गोरिल्ला फाइटर्स थे जो पहाड़ों में छुपकर लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इतना सपोर्ट मिलने की वजह से इनके पास ना सिर्फ हथियार थे, गन्स थी, बल्कि इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी थी। इसीलिए इस लड़ाई में अब सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा। 1988 में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये जनीवा अकॉर्ड साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़कर, जो कि बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट है कि दोनों देश एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पीस एग्रीमेंट के गारंटर होते हैं सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए प्रॉमिस करता है कि अगर सोवियत संघ अपनी आर्मी को पीछे हटा लेगा अफ़गानिस्तान से, तो यूएसए भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा मुजाहिदीन को। फाइनली 9 साल बाद 1989 में सोवियत यूनियन अपनी आर्मी पीछे हटा लेता है अफ़गानिस्तान से और सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान छोड़कर चला जाता है। और इसके पीछे कई रीज़न हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन खुद भी टुकड़ों में बिखरने लग चुका था। इसके बाद सोवियत यूनियन भी कई कंट्रीज़ में बट जाता है और उन्हीं में से एक मेजर कंट्री रशिया जो बाद में निकलती है। इसकी अपनी एक अलग कहानी है, हम सिर्फ अभी अफ़गानिस्तान पर ही फोकस करेंगे। नजीबुल्लाह पूरी कोशिश करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की, अपनी पावर्स को कम कर देते हैं। 1987 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है अफ़गानिस्तान में। अब अफ़गानिस्तान एक वन पार्टी स्टेट नहीं रह जाएगा बाकी और कम्युनिस्ट देशों की तरह। उस टाइम पर अब बाकी पार्टीज़ भी इलेक्शंस लड़ सकती हैं। 1988 में नए पार्लियामेंट इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और नजीबुल्लाह की पार्टी PDPA इन इलेक्शंस में जीत जाती है और नजीबुल्लाह इस पावर को रिटेन कर लेते हैं। 1990 में अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। कम्युनिज़्म के सारे रेफरेंसेस हटा दिए जाते हैं। नजीबुल्लाह कोशिश करते हैं कि जो भी कंज़र्वेटिव रिलीजियस लोग हैं उनको पीस किया जा सके और देश में शांति लाई जा सके।
नजीबुल्लाह ये भी कोशिश करते हैं कि फ़ॉरेन एड बाहर से आ सके अफ़गानिस्तान में और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू करी जा सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका हथियार सप्लाई करता रहता है मुजाहिदीन को, और मुजाहिदीन ग्रुप 1 इंच भी पीछे नहीं हटता है। वो इलेक्शंस को बाइकआउट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस्लाम ख़तरे में है। ये सिविल वॉर चलती रहती है। सोवियत यूनियन पीछे से मदद करता है नजीबुल्लाह को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन खुद टुकड़ों में बट जाता है और 1992 में मुजाहिदीन इस सिविल वॉर को जीत जाते हैं। अब मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप ज़रूर था, लेकिन ये अलग अलग तरह के लोगों के साथ बना था और इसमें भी बहुत से सत्ता के लालची लोग थे। अब मुजाहिदीन के ग्रुप के अंदर इन फाइटिंग चलने लगती है कि अब सत्ता कौन संभालेगा। फाइनली 1992 में एक इंसान को पावर मिलती है जिनका नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी। अगले कुछ सालों तक आते आते एक नए दुश्मन का जन्म हो जाता है और जिसका नाम होता है तालिबान। और 1996 में तालिबान मुजाहिदीन के लीडर को गद्दी से हटा देता है। अब कौन है ये तालिबान? पश्तूनी लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट। शुरुआत में तालिबान ग्रुप के लीडर थे मुल्ला ओमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस ग्रुप को बनाया था। लेकिन समय के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ अफ़गानी रिफ्यूजीज़ वापस आए जो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए, और ये मुजाहिदीन से भी ज़्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस लोग थे। इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ ने पाकिस्तान के मदरसों में इन सब चीज़ों को सीखा था, लेकिन यहाँ सिर्फ रिलीजन का सवाल नहीं था। और जैसा कि मैंने बताया कि मुजाहिदीन के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स बटे हुए थे, तो तालिबान पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता था। तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने भी सपोर्ट किया, और ये कहा जाता है कि तालिबान को बनाने वाला अमेरिका है। अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो इस बात में वज़न ज़रूर है, क्योंकि अमेरिका ने पुरज़ोर कोशिश की है अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की। उस एफ़र्ट्स को खुद ही तहस महस कर दिया मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करके। धीरे धीरे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि जिससे तालिबान का जन्म हुआ। और ना सिर्फ हथियार, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए टेक्स्ट बुक छपवाने के लिए, और ये ऐसी किताबें थी जो वॉयलेंट इमेजेस से भरी पड़ी थी और इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी। बाद में अमेरिका द्वारा फंड की गई इन सभी किताबों का इस्तेमाल तालिबान ने किया गया। सितंबर 1996 तक तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेता है और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान का जन्म होता है। स्टार्टिंग में आम जनता तालिबान के सपोर्ट में होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ स्टेबिलिटी आ रही है अपनी कंट्री में, और जो इतने सालों से लड़ाई चल रही थी वो बंद होने जा रही है। और शुरुआत में तालिबान ने कुछ एरियाज़ को इतना पीसफुल भी बना दिया कि लोगों को विश्वास होने लगा। लेकिन टाइम के साथ साथ जितनी कंजर्वेटिव सोच थी तालिबान में, वो धीरे धीरे उभर कर आती है और आम जनता को एक झलक देखने को मिलती है। और तालिबान ढेर सारी चीज़ें बैन कर देता है अफ़गानिस्तान में, और इन बैंड आइटम की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपकी आंखें चकरा जाएंगी कि कैसी कैसी चीज़ें तालिबान बैन कर रहा है। सिनेमा, टीवी, म्यूज़िक, VCR, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, एम्ब्रॉयडरी, क्लीन शेव रखना, फॉरेनर्स को बैन कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस के सभी ऑफिसेज़ पर बैन लग जाता है, NGOs पर बैन लग जाता है, यहाँ तक कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया जाता है। और 10 साल तक की लड़कियों को पढ़ने की भी आज़ादी नहीं होती है। 10 साल से नीचे लड़कियों को भी बैन कर दिया जाता है, इसके बाद उनकी पढ़ाई नहीं होती है। तालिबान के राज के अंदर अब आदमियों को दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया जाता है, और औरतों के लिए अपनी बॉडी फुल कवर करनी होती है बुर्का पहनकर। औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी अगर उनके साथ कोई मेल नहीं है तो।
और क्योंकि तालिबान पश्तून आइडियोलॉजी को मानता था, तो जो नॉन पश्तून एथनिसिटीज़ थी के खिलाफ एथनिक क्लींजिंग शुरू हो जाती है और हज़ारों मुस्लिम्स को हज़ारों की संख्या में मार दिया जाता है। क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जाता है। हिंदुओं को अलग से बैजेस दिए जाते हैं ताकि उन्हें इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। अफ़गानिस्तान के कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्धा स्टैच्यूज़ थे। इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तालिबान द्वारा और फाइनली फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को भी मार दिया जाता है तालिबान के द्वारा। दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें ये सब होता देख तालिबान को क्रिटिसाइज़ करने लगती हैं और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी 3 देश अफ़गानिस्तान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। लेट 1990s में कुछ फोर्सेस संघर्ष करती हैं, मुजाहिदीन की फोर्सेस होती हैं तालिबान के साथ लड़ने की, जिन्हें कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस, और इन्हें हेड किया जाता है अहमद शाह मसूद के ज़रिए। लेकिन 2001 में नॉर्दर्न अलायंस ये लड़ाई हार जाता है और अहमद शाह मसूद को भी मार दिया जाता है। ये होने के सिर्फ 2 दिन के बाद एक टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा यूएसए में 9/11 के अटैक्स कंडक्ट करवाता है, जो अटैक पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। अल-कायदा का लीडर उस टाइम पर होता है सऊदी अरबिया का रहने वाला आतंकवादी ओसामा बिन लादेन। तालिबान ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है और अपने देश में जगह देता है। ओसामा बिन लादेन एक लेटर लिखता है अमेरिका को, जिसमें वो कहता है कि 9/11 का अटैक एक रिवेंज है जो अमेरिका कर रहा है सोमालिया, लीबिया और अफ़गानिस्तान देश के साथ। ये जस्टिफिकेशन करता है ये कहकर कि अमेरिका मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, तो हमने 9/11 का अटैक करके रिवेंज लिया है। तो अब अमेरिका भी रिवेंज लेना चाहता है 9/11 के अटैक के बाद। इसके बाद अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में भेजता है और अमेरिका अफ़गानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवाता है उन जगहों पर जहां इन्हें लगता है कि यहां टेररिस्ट ग्रुप्स छुपे हुए हैं। लेकिन जब एयर स्ट्राइक्स करवाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कुछ सिविलियंस भी मारे जाएंगे। लेकिन मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को बिल्कुल पीछे कर देता है यूएसए। इसके बाद अफ़गानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं हामिद कारज़ाई और 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इलेक्शंस होते हैं और फिर 6 मिलियन से भी ज़्यादा अफ़गान्स वोटिंग करते हैं। कारज़ा इन इलेक्शंस को जीत जाते हैं और नए प्रेसिडेंट बनते हैं अफ़गानिस्तान के, और ये कुछ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करवाते हैं इंडिया के साथ। और अफ़गानिस्तान इंडिया के रिलेशन इस टाइम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। यूएसए दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बॉम्ब्स गिराता है, एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है, वहाँ पर जो भी तालिबान के हाइडआउट्स हैं या ग्रुप्स हैं उन्हें ख़त्म करवाने के लिए। और फाइनली 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है। 2015 में ये सामने आता है कि मुल्ला ओमर, जो तालिबान के सबसे पहले लीडर थे, वो 2013 में ही मर चुके थे। इस पूरे अंतराल के दौरान यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी होती है अफ़गानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए और साथ में तालिबान को दबा कर रखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी नई डेमोक्रेटिक सरकार है अफ़गानिस्तान में उसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन साल दर साल तालिबान पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उभर कर सामने आता रहता है। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं और तालिबान के साथ पीस टॉक्स शुरू करते हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट तालिबान के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है और ये कहते हैं कि तालिबान अगर अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ अपने कनेक्शन काट देगा तो अमेरिका अपनी फोर्सेस पीछे हटा लेगा और अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका का बहुत खर्चा होता है। जैसा कि मैंने बताया
$2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं अमेरिका के। और साथ ही अमेरिका जनता का भी यह मानना था कि जब ये हमारा देश ही नहीं है और हमें कोई लेना देना ही नहीं है तो क्यों जाएं हम वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। 2021 में तालिबान अपने सबसे पावरफुल स्टेट में है। 85,000 से भी ज़्यादा फाइटर्स तालिबान के साथ लड़ रहे हैं। इस समय जब जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और फैसला ले लेते हैं कि अमेरिका के ट्रूप्स को हटा दिया जाएगा अफ़गानिस्तान से। अमेरिका कहता है कि हमारा क्या है, हम तो अमेरिका हैं, अपने ट्रूप्स उठाकर चल पड़ेंगे। लेकिन लोगों का मानना है कि 2011 में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, उसके बावजूद भी अमेरिका ने क्यों अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में रहने दिया, क्यों उन्होंने अपने ट्रूप्स को नहीं हटा लिया वहाँ से। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका का पर्पज़ था अफ़गानिस्तान में रहने का और अफ़गानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का, तो ये पर्पज़ तो अब बिल्कुल भी एकम्प्लिश नहीं हुआ है और इस पर्पज़ में अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि अब तालिबान वापस उभर कर और भी ज़्यादा शक्ति के साथ आ चुका है। जो बाइडन का कहना है कि वो तालिबान को सपोर्ट तो नहीं करते और ना ही ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो 3 लाख सोल्जर्स हैं अफ़गानिस्तान आर्मी के, वो आसानी से काउंटर कर सकते हैं 85,000 तालिबानियों के ख़िलाफ़। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि 90% बॉर्डर्स अब अफ़गानिस्तान के तालिबान के हाथ में हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए इन दोनों देशों के बीच, और अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन फिर से घूमकर सवाल वही आता है कि क्या ये लड़ाई इंडियंस की है? क्या इंडियंस को वहाँ पर जाकर इंटरफेयर करना चाहिए? और क्या इसका कुछ सेंस बनेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर तालिबान राज वापस आ जाता है अफ़गानिस्तान में तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी। ना सिर्फ रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के, बल्कि $3 बिलियन जो इंडिया ने इन्वेस्ट किए हुए हैं अफ़गानिस्तान में, वो सारे प्रोजेक्ट पर भी पानी फिर जाएगा और शायद बाद में इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। इस पूरी कहानी में आपको क्या लेसन मिलता है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे विचार से अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें टॉलरेंस सीखना होगा और यूनिटी की भावना को उजागर करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।